नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया भर में जहां भी निरंकुश सत्ताएं हैं, तानाशाह हैं, जिन्हें किसी तरह का विरोध स्वीकार नहीं होता, ऐसे विद्वान, ऐसे एकेडमिशियंस, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो उनकी कारगुजारियों पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी नीतियों पर प्रश्न खड़े करते हैं, उनके चाल चलन को जनता के सामने पेश करते हैं, वो उनके टारगेट बन जाते हैं। उनको तरह तरह से फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है और यहाँ तक कि जेल में भी बंद कर दिया जाता है। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, कहा जाता है कि वो सबसे खुला देश है, जहाँ पर न्याय संभव है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि किसी विद्वान को टारगेट किया जाए। वहाँ का मीडिया कमोबेश दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा स्वतंत्र माना जाता है। वहाँ भी अब इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ के शासक भी उसी तरह से अथॉरिटेरियन हैं, निरंकुश हैं, तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अभी जो एक ताज़ा गिरफ्तारी हुई है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ हैं एशले ओचाचिम तेलिस। इनको गिरफ्तार किया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि वो जासूसी कर रहे थे। वो चीन के लिए कुछ बहुत ही संवेदनशील क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर कर रहे थे। ये अचानक हुआ है और इससे पूरा अमेरिका का जो बौद्धिक वर्ग है वो हतप्रभ है कि एक ऐसा विशेषज्ञ जिसने अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों के लिए काम किया हो, जिनमें बिल क्लिंटन है, जॉर्ज बुश हैं, बराक ओबामा है, इन सब के लिए उन्होंने काम किया हो, और ख़ास तौर पर चूँकि वो अमेरिका भारत संबंधों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसलिए उनको इस तरह से टारगेट किए जाने पर वहाँ बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। अफसोस जताया जा रहा है, नाराज़गी भी है कि आखिरकार ट्रंप प्रशासन करना क्या चाहता है। एक पूरा मामला गढ़ा गया है FBI के ज़रिए। ये मैं बता दूं कि वो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो भी हैं, और चूँकि भारत उनका आना जाना लगा रहता है, भारतीय मूल के हैं, भारत और अमेरिका संबंधों को कैसे बेहतर बना जाए इसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और हाल के वर्षों में हाल के वर्षों से मतलब है कि इसी साल की शुरुआत से जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ आए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की इस स्तर पर आलोचना कर रहे हैं कि वो भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। भारत के साथ संबंध बहुत अहम, बहुत मायने रखते हैं अमेरिका के लिए। ये एक विशेषज्ञ की राय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारतीय मूल के हैं, बल्कि वो लगातार इस राय के साथ अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपतियों के साथ काम करते रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के भी राष्ट्रपति रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के भी राष्ट्रपति रहे हैं, जैसा मैंने जॉर्ज बुश के बारे में आपको बताया। तो इन सब का विश्वास उन्हें हासिल था, लेकिन चूंकि अब वो आलोचना करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को आलोचना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे सोर्सेज, मीडिया की रिपोर्ट बताती हैं कि इस कार्यकाल में वो जो आलोचना की है तेलिस ने, उसकी वजह से ही उनको टारगेट किया जा रहा है। वैसे 2017 में भी उन्होंने एक लिख कर ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल बताया था, जो कि वो है ही। कोई ऐसी बड़ी बात उन्होंने नहीं कही थी। हर व्यक्ति जानता है कि सुबह जो ट्रंप कहते हैं शाम को पलट जाते हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं है, और इसको भी उन्होंने बार बार अंडरलाइन किया था। और ये जो आलोचना है उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और ये आलोचना ट्रंप को भी बर्दाश्त नहीं हुई और ट्रंप के समर्थक जो हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ के दक्षिणपंथी बहुत खुश हुए, उन्होंने इस पर जश्न मनाया और उन्होंने ये कहा कि भारतीय लॉबिंग के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया, यानी
जो भारत के हितों के लिए लॉबिंग करते हैं अमेरिका में, उनसे टेस्ले को जोड़कर ये नरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये तो भारत के आदमी हैं और भारत की तरफ से लॉबिंग कर रहे थे और इनके खिलाफ का एक्शन लेना बहुत सही है। और जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो उसने इसको रूटीन जांच कहा है। कुछ का मानना यह है कि ट्रंप की ये अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसमें वो विदेशी प्रभाव को, जिसमें भारत की लॉबिंग भी है, उसको दबाने की कोशिश वो करते रहे हैं और इसलिए उन्हें टेस्ले पसंद नहीं आए और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए या FBI के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी हुई। अब मामला क्या है ज़रा इसको भी समझ लिया जाए। टेलिस के वर्जीनिया स्थित घर से कहा जाता है, ये एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि 1000 से अधिक पेज के टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें US एयरफोर्स की रणनीतियां, दक्षिण एशिया से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और अन्य रक्षा संबंधी विवरण शामिल थे। ये दस्तावेज मनीला फाइलों के फोल्डर में रखे गए थे और जो आरोप लगाने वाला पक्ष, अभियोन पक्ष, उसने कहा है टेलिस ने इन्हें सुरक्षित सरकारी जगहों से हटाया और अनधिकृत रूप से संग्रहित किया। ये नहीं बताया कि टेलिस की पहुंच इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर कैसे हो गई। वो तो उस पद पर नहीं थे, उस तरह की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे थे, फिर ऐसे कैसे हुआ। ये भी उन पर आरोप लगाया गया है कि टेलिस ने चीनी अधिकारियों के साथ कई मुलाकातें की, वो अनडॉक्यूमेंटेड थी, उनकी रिकॉर्ड मीटिंग्स के नहीं है। और लेकिन टेलिस और उनके समर्थकों का दावा है कि वो बतौर एक एडवाइज़र वो ये काम तो दुनिया भर में करते ही रहे हैं, दुनिया भर में वो मीटिंग्स करते हैं और वे स्टेट डिपार्टमेंट के अनपेड सीनियर एडवाइज़र और पेंटागन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दक्षिण एशियाई मामलों पर लगातार काम भी करते रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी को फंसाना है तो आप किसी भी तरह के दस्तावेज कहीं से बरामद कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग को संदिग्ध बता सकते हैं और यही उनके साथ किया जा रहा है। इसकी जांच का बैकग्राउंड ये दिया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से ये जांच चल रही थी और जिसमें FBI ने टेलिस के कार्यालय और घर की तलाशी ली थी। कोई स्पष्ट अभी तक जासूसी का कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वो सचमुच में कोई बड़ी जासूसी कर रहे थे। बस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनऑथराइज्ड रखने पर ये पूरा आरोप, पूरा आधार गढ़ दिया गया है। ये कुल मिलाकर मामला है। उन्हें चीन का एजेंट किस आधार पर किया जा रहा है, ये जो बात है ये कई तरह से सामने आई है, जिसमें मुख्य रूप से ये अफवाहों पर आधारित है, स्पेकुलेशन पर आधारित है। इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, ये अभी तक स्पष्ट हो चुका है। मीटिंग्स का जो रिकॉर्ड्स की बात मैंने की, टेलिस ने अधिकारियों के साथ निश्चित रूप से मीटिंग की है, ये उनका पेशेवर काम है। दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत के मामलों पर उसी से संबंधित वो थी, लेकिन अनडॉक्यूमेंट बताई गई। अब हर मीटिंग का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कई मीटिंग्स अनौपचारिक होती हैं, कई ऐसी जो ऑफिशियल नहीं होती हैं उसकी कोई ऑफिशियल के तौर पर अगर मीटिंग्स कर रहे होते और उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया होता तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ टारगेट करना था, उनको अपने जाल में फंसाना था। इसी तरह से दस्तावेजों का कनेक्शन जो जोड़ा गया है उसका भी कोई ठोस आधार नहीं है। FBI ने अपने एफिडेविट में केवल अनलॉफुल रिटेंशन का जिक्र किया है, ना कि चीनी सरकार को कोई जानकारी लीक करने का। आप मतलब समझ रहे हैं कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में जो जानकारी है वो चीन के साथ उन्होंने शेयर की हो, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि बतौर एडवाइज़र अगर वो पेंटागन वगैरह के लिए काम कर रहे थे तो हो सकता है कि कुछ फाइलें वो लाते हों, उन पर काम करते हों। यहाँ पर उन्हीं फाइलों के आधार पर उनके खिलाफ केस गढ़ दिया गया। फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो कुछ रिपोर्ट्स और कुछ ट्वीट्स आए हैं उनके संदर्भ में उसने जासूसी का रंग दे दिया है।
लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जैसे रॉबिंदर सचदेव, उन्होंने कहा कि ये आश्चर्यजनक है और दस्तावेज़ों का कब्जा ही मुख्य मुद्दा लगता है। कोई पुष्टि नहीं कि वे एक एजेंट थे और ये राजनीतिक अतिशयोक्ति है। तो ये बहुत बार ये होता है कि कोई सरकार, कोई सत्ता अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करती है, उसके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण भी नहीं है, तो उसको उसकी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ कुछ ऐसे नरेटिव बनाकर, कुछ इन्फॉर्मेशन प्लांट करके उसके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है। तो ये हो सकता है कि उन पर जासूसी का तमगा लगा देना, कलंक लगा देना, उनको उनके चीन के साथ संबंधों की बात करना, क्योंकि इस समय अमेरिका में जैसे पहले कभी रूस सबसे बड़ा दुश्मन हुआ होता था, और अगर किसी का संबंध रूस से निकल जाए तो उससे बड़ा शत्रु, देश विरोधी, देशद्रोही कोई माना नहीं जाता था। उसी तरह से इस समय अमेरिका में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अगर किसी के चीन के साथ संबंध निकल आए तो फिर तो देश विरोधी है, गद्दार है। ये खेल जो इस तरह की सत्ताएं होती हैं वो बहुत खेलती हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखिए, राहुल गांधी को किस तरह से केवल विदेश जाने पर गद्दार, देशद्रोही, विदेश हित के खिलाफ काम करने वाला, ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। उसके पहले आपको याद होगा कि भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर करीब 1 दर्जन सामाजिक कार्यकर्ताओं को, विद्वानों को अरेस्ट किया गया, जेलों में रखा गया, जमानत नहीं होने दी गई। उनके लैपटॉप में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के ये जब्ती दिखाई गई कि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, इनमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, वगैरह वगैरह। इस तरह की बेकार की, बेबुनियाद, वाहियात बातें फैलाई गई उन तमाम लोगों के खिलाफ। आज तक उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ किसी के भी खिलाफ, लेकिन हाँ, उन्हें बदनाम किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ जेल में, और स्टेन स्वामी जैसी व्यक्ति की तो मौत भी हो गई। उन्हें एक पीने का स्ट्रा भी नहीं दिया गया। ये तमाम तरह के उत्पीड़न हुए, सताए गए, जमानत नहीं होने दी गई सालों साल। तो ये खेल इस तरह की निरंकुश सत्ताएं अपने विरोध को कुचलने के लिए, दबाने के लिए करती हैं। और ये जो उदाहरण अमेरिका का दिख रहा है ये बहुत सिमिलर है। और आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि आज से लगभग 70-80 साल पहले अमेरिका में ही एक दौर आया था जिसे मैकार्थी का ज़माना कहते हैं। एक मैकार्थीवाद भी है। उसमें मैकार्थी के ज़माने में देश भर में चुन चुन कर विरोधियों को कम्युनिस्ट होने के नाम पर, कम्युनिस्ट का लेबल लगाकर टारगेट किया गया था, उनको बदनाम किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको उत्पीड़ित किया गया था। एक पूरा सिस्टम चला था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप उस तरफ आगे बढ़ रहे हों, उसी तरह के मैकार्थीवाद को एडॉप्ट कर रहे हों, उसी तरह से टारगेट कर रहे हों तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिशियंस को, सोशल एक्टिविस्ट को, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब दिख रही हैं। जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने उन बिजनेसमैन तक को टारगेट किया जो उनके साथ नहीं थे, हालांकि वो सब गिर पड़ के साथ में आ गए। और बिजनेसमैन का तो ये चरित्र ही होता है, वो सत्ता के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते। जैसे कि एलन मस्क जो पहले बड़े तन कर खड़े थे ट्रंप से अलग होने के बाद, और चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे थे, लड़वाने की बात कर रहे थे, पार्टी बना रहे थे, अब वो शांत हो चुके हैं। तो ये पूरा खेल सत्ता का, ये जो दक्षिणपंथी तानाशाही किस्म की प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें नस्लवाद भी होता है, धर्म की आड़ में भी काम होता है, ये इस तरह के प्रपंच रचते हैं, इस तरह का षड्यंत्र करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो सच भी बोल रहे होते हैं, देश हित में भी काम कर रहे होते हैं, देश की साख भी बढ़ा रहे होते हैं, उनका नाम भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो उस रिजीम का, उस सत्ता के साथ नहीं खड़े होते हैं, उसका विरोध कर रहे होते हैं जहां उन्हें गड़बड़ियां दिखती हैं, या वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये राष्ट्रपति का कदम गलत था, इससे नुकसान होगा, और ये अगर उनमें कोई खामियां दिखती है उसकी तरफ भी इशारा करते हैं,
तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। और यही आप देखिए, सोनम वांगचुक का पूरा मसला देखिए, ठीक वही है। उनको भी टारगेट करके जेल में बंद कर दिया गया है। उनका कोई अपराध नहीं था, उनको ज़बरन एक विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया, विदेश से पैसा लेने वाला घोषित कर दिया गया, और उनको कोई कहीं से रेमेडी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं दे रहा है, डेट दिए जा रहा है, पता नहीं कब उनको राहत मिलेगी। लेकिन ये षड्यंत्र, इस तरह की सत्ताएं, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे किसी और मुल्क में, ये करती हैं। पुतिन ने तो अपने विरोधियों को बाकायदा जहर देकर मरवाया है, कई तरह से मरवाया है, और कई तरह से जेल में भी रखा है। तो ये नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए। चीन में कोई इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है कि आप आलोचना कर सकें, और जो इस तरह की कुछ कोशिश होती हैं उनका हश्र क्या होता है। तो भारत भी क्या इसी लाइन पर चल रहा है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अमेरिका में जो ये बड़ा मुश्किल समझा जाता था, अब वहाँ भी इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, और दुख की बात भारत के लिए इसलिए है कि वो भारत मूल के हैं, और भारत और अमेरिका के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही अरसे से काम करते आ रहे हैं। ऐसे समय में जब दोनों देशों के संबंध बहुत ख़राब हो चुके हैं, किन्हीं भी वजहों से, उनको उनकी ज़रूरत बहुत महसूस की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।